करके 8वीं अनुसूची में कैसे लाएंगे, वही विषय है। एकदम मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं कि अपने साहित्य को समृद्ध कीजिए। परिवार में अब अपनी भाषा बोलते रहिए, कभी न कभी सरकार की आंख में जरूर आवाज, कान में आवाज जरूर गूंजेगी। तो आप अपने भाषा को बोल। आप लोग बिस्किट है, हम लोग बिस्किट है, वोट देने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए बिस्किट है। 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं, तो 22 से बढ़कर के 23 हो जाएगी, एक और हो जुड़ जाएगी। अब जोड़ से तारीख तो नहीं जाएगी। आप सब ने कर दिया है। सबसे पहले आप सब की इस गरिमामयी उपस्थिति को मैं हृदय से नमन करता हूं। मंच पर विराजमान केपी सामड़ जी, आदरणीय गंगाराम जी, लक्ष्मीधर सिंह जी, करम सिंह जी, के जामोदा जी, गब्बर सिंह हेम्ब्रम जी, सोनाराम जी, बसंत मुरली जी, आप मंच पर विराजमान प्रोफेसर साहब भी और अभी थे, और इस सभागार में जो इस सभा की शोभा को बढ़ा रहे हैं, इन तमाम विशेष आत्माओं को मैं अपनी अंतरात्मा से नमन करता हूं, हृदय से आभार करता हूं। निस्संदेह अपनी पहचान के लिए अपनी भाषा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। इसमें हम में से किन्हीं को भी कोई शक नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बलभद्र जी बोल रहे थे कि एस्ट्रो एशियाटिक भाषा से इसकी उत्पत्ति है। जब तक हम उस उत्पत्ति के यानी मूल को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक उसके विकास की बात नहीं करेंगे। और इसके बाद जब एक बार मूल को समझेंगे और उसमें गौरवान्वित महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे, तब हम झिझक दूर कर पाएंगे और हम अपने साहित्य को, संस्कृति को, खान पान को, वेशभूषा को, पहनावा ओढ़ावा को और अपने सिलेबस में कम से कम प्राइमरी स्तर तक पढ़ाई में उसको हम ला पाएंगे। आज हम लोगों को इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि हो बोलने वाले, अभी डेटा की बात हो रही थी, तो कई बार एक दौर था, अभी वो दौर नहीं है। मुंबई में जो ये नॉर्थ इंडियंस और ये सब जो जाते थे इधर के लोग, अपने आप को यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश का बोलना नहीं चाहते थे, या दिल्ली में भी, क्योंकि उनको हे दृष्टि से देखा जाता और उनको समुचित सम्मान नहीं मिलता। इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे थे। जैसे अभी बंगाल की भी बात की आपने, अपने बलभद्र जी ने, कि वहां भी आइडेंटिटी की क्राइसिस की बात है। तो उसी को काउंटर करने के लिए या उस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर गौरव का भाव जागृत करना पड़ेगा कि कोई भी भाषा विश्व में किसी भी भाषा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। हर भाषा, विश्व की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर एक भाषा विलुप्त होती है, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं, एक भाषा विलुप्त होती है तो एक संस्कृति का नाश होता है, एक संस्कृति समाप्त होती है, एक सभ्यता का विनाश होता है। तो क्या हम किसी भी कीमत पे एक सभ्यता का विनाश का मूल्य चुका सकते हैं? नहीं ना। क्या ये हमारे सभ्य समाज इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके यहाँ तक आए हैं, इतने अच्छे भोजन कर रहे हैं, इतने अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, क्या हम सब इसको अफोर्ड कर पाएंगे? क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे? जब ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं, ये जितने भी सारी शर्तें हैं, इन सारी शर्तों का उत्तर एक ही है कि हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक ही रास्ता बनता है, एक ही रास्ता बचता है कि अपने भाषा पे, अपने संस्कृति पे, अपने साहित्य पे, अपने खान पान, वेशभूषा, जितने भी पर्व त्योहार है, सब पर हम गर्व करें। और जब भी आता है वो मौका, उसमें एकजुटता का परिचय दें। जो भी जहां भी हैं आप लोग, दिल्ली में ही होंगे तो कोई इस क्षेत्र में है, कोई इस क्षेत्र में है, तो वो जो सांस्कृतिक त्योहार आए, पर्व आए, तो उस मौके पर एकत्रित होना है, उसको धूमधाम से मनाना है ताकि ये बात फैले।
साहित्य को सृजित करने की जरूरत है, यानी नए साहित्य की ओर रचना करने की जरूरत है। और पुराने, खास करके हो भाषा के जो बोलने वाले की संख्या के बारे में हमको तो बहुत खुशी हुई कि जनसंख्या है 10 लाख और बोलने वालों की संख्या है 14 लाख, यानी 40% के प्रीमियम पे चल रहे हैं आप लोग, 40% के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। यानी बोलने वालों की संख्या, यानी 40% एक्स्ट्रा लोगों को हो बोलने पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं एग्जैक्ट डेटा में नहीं जा रहा, आप लोग ज्यादा डेटा जानते होंगे, या सरकारी डेटा कई बार होता भी है, जैसा अभी मैडम ने बोला ना कि बहुत सारे लोग बोलने में झिझकते हैं, कि लिखवाने में झिझकते हैं, कई बार ऑफिसर आकर के खुद ही लिख करके चला जाता है। तो आधिकारिक डेटा जो गूगल पे दिया हुआ होगा या भारत सरकार की वेबसाइट पे होगा, हम लोग उसी को कर सकते हैं, कंसिडरेशन में ले सकते हैं। अन्यथा ग्राउंड रियलिटी जो है, वहां की जो मौके की जो सच्चाई है, वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। और एक बार आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से जिसको ठान लेंगे कि ये हो वाले लोग इस पार्टी को वोट देंगे, इस पार्टी में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी पार्टी को वोट देंगे, एकदम वो अजय बहुमत से जीत जाएगी और आपकी सारी जो भी छोटी मोटी मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। यानी असली जनसंख्या की ताकत का अंदाजा तब होगा आपको। तो मतलब एक अपने फैमिली के स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे सब पे ग्रुप होना चाहिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कुछ भी, जो जितने ही लेवल पे हैं। और मतलब जब परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है तो मैनेज करना आसान होता है, शक्तिशाली ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक साथ अगर 100 लकड़ियों को अलग अलग रख दें तो तोड़ना आसान है, और 10 लकड़ी को ही एक साथ कर दें तो तोड़ना मुश्किल है। तो अगर 10 ही लाख है तो एक साथ कर दें तो उसको तोड़ना तो मुश्किल है। यानी आप इतने शक्तिशाली, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। और ये इतने कम हो नहीं सकते, क्योंकि मैं दिल्ली की जहां तक बात करता हूँ, गंगाराम जी बात कर रहे थे अभी, लगातार बात हो रही, साहब से मुलाकात हुई। 50 तो मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले लोग, और मैं इतने छोटे व्यक्ति को अगर इतने हो बोलने वाले लोग दोस्त हों तो मैं नहीं समझता हूं कि इस भाषा के लिए कोई चुनौती है। सिर्फ आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी कर लीजिए। 2-3 जिम्मेदारियां हैं, विशेष रूप से मैं उसको उल्लेख करना चाहूंगा आपके लिए। अपने परिवार में जब भी वार्तालाप करें तो अपनी मातृभाषा में, पहला, सबसे पहला, कि जब भी पत्नी से बात करें, बच्चों से बात करें, एकदम आत्मीय माहौल रहेगा, और जो भी आप कहना चाहेंगे बिना किसी हेर फेर के वहां तक पहुंचेगा। यानी जो उद्देश्य है आपका कि इस भाषा में आप अपनी जो बातें जैसी कहना चाहें वही अर्थ में पहुंचेगा, कोई हेर फेर नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, साहित्य जितने भी है इसके, ये हम कितने उपलब्ध हैं, ये सारे दंत कथाओं के रूप में हैं, या स्थानीय कथाओं के रूप में है, लोक कथाओं के रूप में है, नाटक के रूप में है, ड्रामा के रूप में है, प्ले के रूप में है, उपन्यास के रूप में है, कविता के रूप में है, कहानी के रूप में है, किस रूप में है? जिस किसी भी रूप में है उसको और ज्यादा दूसरे रूप में लाने की जरूरत है। अगर दंत कथाओं के रूप में है तो दादी नानी तो कहानियां पहले सुनाती थी, अब तो दादी नानी, परिवार तो इतना हो गया कि जैसे रांची की भी बात कर लें या टाटा की भी बात कर लें तो परिवार इतना, बात कर रहा हूँ 8वीं सर हमारा हमको कान में बोल करके 8वीं अनुसूची में कैसे लाएंगे, वही विषय है। एकदम मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ कि अपने साहित्य को समृद्ध कीजिए, परिवार में बोलना शुरू करिए। यानी जहां भी दिखे 10 लोग अगर जहां पे एकत्रित हो, उसमें भले 10 लोग एकत्रित है तो उसमें 9 लोग 8 लोग हिंदी बोलने वाले होंगे, उसमें से 5-6 लोग अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, लेकिन उसी 5-6 में से 2-4 लोग अगर हो बोलने वाले हैं तो आपकी भी आवाज पहुंच गई। सबसे पहली बात ये, आपकी आवाज पहुंच गई, आपकी उपस्थिति, मतलब योर प्रेजेंस हैज बीन रिकॉर्डेड। अब ये एक ही दिन में कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आती है। साहित्य में अगर 8वीं अनुसूची में अगर इसका नाम आ भी जाता है अभी, तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव तब आएगा जब आपके व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव आएगा, पारिवारिक स्तर पर बदलाव आएगा। आप खान पान, वेशभूषा, पर्व त्योहार, जितने भी आपके रीति रिवाज हैं, उन सब में गर्व महसूस करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग भी पश्चिम का अनुकरण करके वेस्टर्न सोसाइटी को हर बर्थडे में केक काटना ही शुरू किए, कैंडल को बुझाना ही शुरू कर दिए। अरे कैंडल को बुझाना ये भारतीय परंपरा नहीं है।
भारतीय परंपरा नहीं है, हम क्यों बुझाएंगे? है ना? तो उसको हमको जो आपकी वहां की परंपरा है, जो भी अब हम लोग वहां पे सरहुल सरहुल सुने हो आप लोग? कितने लोग दिल्ली में हमको नहीं आमंत्रित किया गया अभी तक, सरहुल नहीं मनाए। हम चाहते हैं उसमें जाना, और जब भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो जरूर मुझे शामिल करिए। मैं कम से कम मतलब अगर अनएवॉइडेबल काम नहीं होगा तो मैं 99% काम को छोड़ करके उसमें मैं आऊंगा। 99 अभी मैं लगभग 10 काम तो मैं छोड़ करके आया हूं। तो मैं चाहता हूं, या मैं क्या, ये हम सारे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं सबका सामाजिक दायित्व है कि भाषा जीवित रहे, भाषा तरक्की करती रहे। यानी भाषा को संभालो, भाषा को बचाओ और भाषा को समृद्ध करो। ये 3 ही फॉर्मूला है। और जब भाषा बची रहेगी, बढ़ती रहेगी, संभली रहेगी, निश्चित रूप से बोलते हैं राम नाम रटते रहो जब लगी घंटे में प्राण, कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। अपनी मतलब राम नाम रटते रहो, राम का नाम जपन करते रहिए, कभी न कभी भगवान का ध्यान तो आपकी तरफ आएगा ही। ठीक वैसे ही आप अपनी भाषा बोलते रहिए, कभी न कभी सरकार की आंख में जरूर आवाज, कान में आवाज जरूर गूंजेगी। तो आप अपने भाषा को बोलने के क्रम में गौरवान्वित महसूस करेंगे, तभी दूसरे लोग भी उसको सम्मान करेंगे। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने लोगों को अगर सम्मान नहीं देंगे आप, तो दूसरे से सम्मान की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने जो अपने सांस्कृतिक काम है, जो सामाजिक काम है, जो जितने भी पर्व त्योहार है, उस दौरान हम जो भी कार्यक्रम करें उस सब की भाषा यहाँ पे एक तरह से अघोषित रूप से तय कर लीजिए मन में, अनडिक्लेयर्ड मेथड में, कि हम लोग उस सारे कार्यक्रम जितने भी हैं सब में अपनी भाषा का उपयोग करें। जितने भी साहित्य जिससे जितने हमने नाम बताए, कहानियां हो, ये सब है, उन सब को एकत्रित संकलित करेंगे। अभी हम गूगल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सच में ही 10 लाख का ही डेटा है। हमको भी भरोसा नहीं हुआ कि अब झारखंड इतना बड़ा राज्य है और मतलब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से इन पूरी, मतलब आप मुंडा की जब बात करें तो बिरसा मुंडा को बिहार नहीं, भारत नहीं, विश्व का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता है, जो भी प्रबुद्ध है। तो फिर अगर उनको भी शामिल कर ले तो फिर इनके बोलने वालों की संख्या या कम से कम समझने वालों की संख्या इतनी कम नहीं हो सकती है, ये मुझे भी लग रहा है। लेकिन ये विजिबल कब होगा? विजिबल तब होगा, एक कहावत है, थोड़ा सा हंस भी लीजिएगा, 2 बंगाली एक साथ अगर होंगे ना, 2 बंगाली, तो वो किसी बांग्ला के अलावा तीसरी भाषा में बात करेंगे, विश्व का 8वां आश्चर्यजनक है। मतलब वो तीसरी भाषा में बात नहीं कर रहे होंगे। दिस विल बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक उसी तरह से मैं कहता हूं, दो हो अगर एक साथ हो तो ना वो हिंदी हो ना अंग्रेजी हो, वो हो बस। बाकी को अगर हमारे जैसे लोगों को सीखना है तो हम तो हमारे लिए तो सभी भाषाएं, राजभाषा अधिकारी हैं। भारत की राजभाषा के उसके जितने भी राजभाषा मतलब क्या है, 351 एक आर्टिकल 351 है, आप लोगों को ध्यान होगा, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। गंगाराम जी 351 पे प्रकाश डालता हूं कि भारत की हिंदी का विकास इस तरह से हो कि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। माने हिंदी का विकास इस तरह से कीजिए, इसमें हिंदुस्तान की सारी भाषाओं का स्वरूप प्रकट हो, यानी हर संस्कृति सभ्यता, यानी इसमें गिद्धा भी, भांगड़ा भी प्रकट हो, और वहां का झाऊ भी, नृत्य भी, और नौटंकी भी, और रामलीला भी, सब इसमें प्रकट हो। सारे पर्व त्योहार, रीति रिवाज, खान पान, परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, सब कुछ इसमें झलके हिंदी का विकास इस तरह से हो, तभी हिंदी को हिंदी और इसके देश को हिंद कहेंगे। यानी हिंद मतलब हिंद देश, और हिंद के रहने वाले हिंदी, जैसे चीन के रहने वाले चीनी, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकी, ठीक उसी तरह से हिंद के रहने वाले हिंदी। उसमें से जो बोलते हो भाषा वो हिंदी हो सकती है, लेकिन ये तो और भी भाषाएं हैं, बहुभाषी हम लोग हैं ना। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि अपने आप को इससे जोड़ करके रखना है, भाषा से। युवाओं से कनेक्शन की बात कर रहे थे। वास्तव में किसी भी समाज की तरक्की उसके युवाओं के ऊपर निर्भर है, युवाओं के कंधे पर है।
और युवा अगर जागृत हो गया, जागरूक हो गया और वो सजग है, तो निश्चित रूप से उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। इसमें मार्गदर्शक की भूमिका में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी, जिस दंत कथाओं की बात करे थे, कभी दादी नानी का जो कहानी कहने का वो तरीका है वो खत्म हो गया। एक परिवार में ये मतलब एकल परिवार हो गया जिसमें पति पत्नी बच्चे ही रहते हैं शहरों में, तो दादी नानी, तो वो कौन वो कहानियां बताएगा आने वाली पीढ़ी को? वो तो सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो सब इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं या और कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखते हैं, अपनी मातृभाषा से दूर हो जाते हैं। तो कैसे इसके बोलने वालों की संख्या बढ़ेगी? एक ये कि कुछ भी सीखिए, एक ये संकल्प भी लेना पड़ेगा कि जितनी भी भाषाएं सीख सकते हैं सीखिए, लेकिन भोग की कीमत पे नहीं। यानी जो भी आपको सीखना है सीखिए, लेकिन एक भाषा अपनी जो बोली है उसको जरूर अपने जहन में रखिए, उसको जरूर सीखिए। ये इसका बढ़ाने का तरीका हो सकता है। उसके बाद हम जो साहित्य की बार बार चर्चा कर रहे हैं, साहित्य जो है उसको मूल कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। किसी भी भाषा की, किसी भी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है साहित्य। साहित्य को कहते हैं समाज का दर्पण होता है। साहित्य जो है उस समाज का दर्पण, उसमें उसकी छवि झलकती है। तो जब साहित्य है उपलब्ध, दंत कथाओं के रूप में हो, तो उसको लिखित लाइए, साहित्य के रूप में सृजित कीजिए, पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित कीजिए, न्यूज़पेपर के रूप में प्रकाशित, और वो दंत कथाएं जो दादी नानी सुनाती रही हैं और आप तक आ गई हैं, उनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए, सीरियल्स बनने चाहिए। प्रेमचंद की मुझे नहीं लगता किसी भी कहानी पे कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, मेरे ख्याल सारी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। ठीक वैसे ही वहाँ के जो स्थानीय लेखक हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। आप लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पे उनको सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए और पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए कोई भी साधन की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी व्यक्ति पेट में, मतलब भूखे पेट में ये सब भूखे रचना नहीं कर सकता है, सृजन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए वो व्यवस्था हो। अपने स्तर पर भी कुछ जब दिखने लगेगा तब सरकार कर पार्टियों के भी जब लगता है कि एक्चुअली क्या है ना, जैसे बोले ना, हर न्यूज़पेपर का, हर न्यूज चैनल का, हर पार्टियों का कुछ ना कुछ अपना एक एजेंडा होता है। उस एजेंडा मतलब जहां पे जनसंख्या दिखेगी, जहां पे पॉपुलेशन दिखेगी, जहां पे वोट दिखेगा, जहां पे उसको सपोर्टर समर्थक ज्यादा दिखेंगे, वहां पे वो आकृष्ट होते हैं। ये निश्चित रूप से ये मतलब समाज का ही ये मनोभाव है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। बच्चा भी जब तक बिस्किट हाथ में लेके नहीं जाएंगे, आपकी तरफ दौड़ के नहीं आएगा। तो आप लोग बिस्किट है, हम लोग बिस्किट है, वोट देने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए बिस्किट है। बिस्किट मतलब बच्चों के लिए जैसे बिस्किट, पिता के पास जेब में पैसे, ये सारे उनके लिए बिस्किट है, लाइक दैट। तो ये आपको उनकी नजरों में दिखना है उस साहित्य के माध्यम से। साहित्य क्या रोल प्ले करेगा? इसको जो सिनेमा का फलक जो होता है साहित्य से बहुत बड़ा होता है, उसकी आवाज बहुत दूर तक, बहुत देर तक गूंजती है सिनेमा की। तो उसको, उन कथाओं को, उन दंत कथाओं को यहां तक लाने की जरूरत है। युवाओं को कोई लालच देके हो, जैसे भी हो, कि उनको लगे कि इसमें इनका करियर सुरक्षित है। क्योंकि सब लोग आज मैनेजमेंट करना चाहता है, एमबीए करके, बीबीए करके, बीसीए करके, इंजीनियरिंग करके विदेश भागना चाहता है। और विदेश में जाकर निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी सीखेगा। और जब ऑलरेडी वो हिंदी सीख चुका है, यहाँ की भाषा, और या अंग्रेजी में पढ़कर गया हो, वहां अंग्रेजी में रच बस ही जाएगा। वो केक काटना, कैंडल बुझाना ही शुरू करेगा। वो आपकी सरहुल मनाना और वो ढोल, वहां के ताशे वो जो है वो बजाना। वो मेरे ख्याल से तो हमको नहीं लग रहा कि दिल्ली में भी हम एकत्र करें तो ये सारे वाद्य अंतर एकत्र हो सकते हैं क्या? बड़ी मुश्किल होगी। वो जाता जो है, वो चक्की है, वो सब एकत्र, जो जिसमें धान कुटते थे, गेहूं कुटते थे, वो सब एकत्र करना बड़ा बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का सांस्कृतिक त्योहार आयोजित हो, और इसमें संस्कृति मंत्रालय का प्रतिनिधि जरूर हो, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि जरूर हो, विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधि जरूर हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत रूप से की सलाह है। 8वीं अनुसूची एक ऐसी, जब भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा क्या होगी, इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा चली, बहुत लंबी बहस। उसमें ये देखा गया कि भारत की राष्ट्रभाषा विषय पे सहमति नहीं हो रही है। तब देखा गया कि भारत की आजादी में किस भाषा का सबसे ज्यादा योगदान है,
उसको राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाए। तो वो देखा कि हिंदी है वो भाषा कि जिसका बहुत बड़ा योगदान पूरे देश को जोड़ने में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कटक के रहने वाले थे, वो भी हिंदी में बोले। गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे, वो सभी अपना सारे लोग अपना संदेश हिंदी में दिए। यानी देश को जोड़ने में, एक खास करके जो संदेश फैलाने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। रोटी में बहुत सारी चीजें, जो अपने गुप्त जी की कविता है भारत भारती, बैन ही हो गई। उस पे ये लगा दिया, रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने। तो फिर लोगों ने संदेश कैसे दे, आधी रोटी खाते थे, आधी रोटी में संदेश डाल करके भेजते थे। आधी रोटी उस गांव में, फिर वो आधी रोटी रख लेंगे, वो संदेश आ गया उसके पास। अब वो अपने जो उस संदेश उसमें जो लिखा हुआ है वो उनके पास आ गया। अब फिर जो एक रोटी बनेगी उसमें से आधी रोटी रख लेंगे, आधी रोटी में दूसरा संदेश जाएगा। मतलब ये इस तरीके से लोग संदेश देते थे। जैसे जहां भी मंच को संबोधित, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस कटक के रहने वाले थे, बहुत अच्छी उड़िया आती थी उनको, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी उनको, गुजराती आती थी गांधी जी को। लेकिन सारे के सारे लोग अपना संदेश हिंदी में दिए, क्योंकि उद्देश्य वहां पे क्या था कि देश को एकता के सूत्र में जो हम कहना चाहते हैं वो सारा संदेश पूरे देश को एक साथ फैल जाए। यहां पे हम लोगों का क्या उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं ये लोग स्पष्ट और सबल आवाज में बोलेंगे ताकि संसद तक पहुंच जाए आवाज। तो इसके लिए एकजुट होकर के सब लोगों को अपने अपने हिस्से का दायित्व निभाना है। जो लेखक हैं लेखन की भूमिका निभाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, समाज के सुदृढ़ व्यवस्था के लिए पुलिस वाले को पुलिस वाले की व्यवस्था निभानी पड़ेगी, वकील वालों को वकील वाले की का। वकील वाला पुलिस वाले का काम नहीं कर सकता, पुलिस वाला वकील वाले का काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो जो इस पे जिस जिस रूप में योगदान दे सकते हैं, जो वहां पे बैठे हुए गांव में भी लोग हैं, असल में देखी जाए तो कोई भी संस्कृति ग्रामीण परिवेश के हिसाब से उसी की वजह से जीवित है। ग्रामीण जो लोग हैं, गांव में जो रह रहे हैं, उनकी वजह से भारत की अधिकांश जो संस्कृतियां हैं, खान पान है, तीज त्योहार हैं, वो सब उनकी वजह से जीवित है। दिवाली के समय में देखते पूरी दिल्ली खाली हो जाती है। पटाखे तो फिर भी चलते हैं खूब, लाइटें खूब भी रहती है, फिर भी छठ के समय में, दशहरा के समय में बंगाल वाले लोग पूरे पश्चिम बंगाल में भर जाता है चारों तरफ से आकर के। तो जितने भी लोग अपने वहां पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक वैसे ही अगर वहां नहीं जा सकते हैं आप, तो यहाँ समूह बनाइए, एकत्र संगठित रहिए, और संगठन के माध्यम से बहुत सारी चीजें अपने आप सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। कुछ चीजें आपको जानकारी होगी वो शेयर करिए, और कुछ जो सामने वाले के पास जानकारी है वो शेयर करेंगे। दोनों मिला करके एक ऐसा मंच बने जिससे रचनात्मक चीजें पूरे विश्व समाज को फैले। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कितने सारे साधन हैं। आज हमको वेबसाइट और पेड न्यूज चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो अपनी बातों को हम अपने यूट्यूब के माध्यम से या बाकी माध्यमों से हम रख सकते हैं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत, अपने आप आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जैसे ही हम लोग अपना गर्व महसूस करने लगेंगे तीज त्योहारों में, ये इसको देख करके मुझे लग रहा था इसकी सांस्कृतिक कीमत के नजदीक कोई भी भौतिक कीमत फेल है। इसका जो कल्चरल वैल्यू है फिजिकल वैल्यू से हमेशा ज्यादा है। इसी तरह से जो भी भाषा, जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप लिखेंगे, जो भी उससे आप कंटेंट बनाएंगे, उन सारी चीजों का उसका जो भौतिक मूल्य है, उसका सांस्कृतिक मूल्य उससे कई गुना ज्यादा होगा, उसका और अन्य रूपों में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इसे मेरी इन बातों को आपके मन मस्तिष्क में स्थान मिलेगा। इसका अनुपालन करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पे अपने बच्चों को चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। और मार्गदर्शक, हम लोग एक ऐसी पीढ़ी है जो मतलब समझ लीजिए पिता से डरने वाले और पुत्र से डरने वाले दोनों का सामंजस्य है। हम ही लोग हैं, आखिरी पीढ़ी है जो अपने फादर से डर रहा है, और पहली पीढ़ी है जो अपने बेटे से डर रहा है। तो हम ही वो पीढ़ी है जो दोनों चीज देखे, पिता की डांट भी सुननी पड़ती है और बेटे की भी डांट सुननी पड़ती है। तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। हम ही लोग वो है जो कंप्यूटर भी देखे और टाइपराइटर भी देखे। बजा लीजिए अपने लिए तालियां। मुझे समझ में आ रहा कि ताली आपके अपने लिए है, जोर से बजा लीजिए। तो हम ही वो लोग आखिरी में हैं जो फाउंटेन पेन से भी लिखे हैं, और ये बहुत ही अच्छी सी कलम है पायलट की, ये भी देखे। वो
दवात में भी कलम डाल करके लिखे हैं, सरकंडे से भी लिखे हैं, खड़िया से भी लिखे हैं और अच्छी अच्छी पेने भी हैं। ढिबरी में, डिबिया में, लालटेन में, बत्ती में भी पढ़े हैं और CFL भी है। तो यहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, टाइपराइटर से कंप्यूटर तक कहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब आवाज देने के लिए जो सभाओं को संबोधित करने के लिए ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता था कि जिनकी हाइट कम से कम 6 फीट हो और आवाज एकदम आखिरी तक जाए, ऐसे लोगों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता। आज हमारे जैसे भी लोगों को संबोधित किए जाने के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब माइक है, यानी मेरी आवाज वहां तक पहुंच सकती है। यानी 6.5 फीट 7 फीट होना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा बलिष्ठ ताकतवर होना जरूरी नहीं है। तो यानी वहां से वहां तक हम लोग यात्रा तय करने वाले हम ही लोग हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हम ये कामना कर सकते हैं कि जिस तरह से भारत की आज़ादी में योगदान को देखते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो फिर उसके बाद बात आई इतनी सारी भाषाएं, सबने तो योगदान किया। बंगला का योगदान है, उड़िया का योगदान है, उसके गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, सबका योगदान है। उन सबको क्या किया जाए, तो इन सब को संग्रहित करके 8वीं अनुसूची में डाला गया। उसमें उस समय 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं। उस 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं हैं, तो 22 से बढ़कर के 23 हो जाएगी, एक और हो जुड़ जाएगी। अब जोड़ से तारीख तो नहीं जाएगी, तो ये हम लोगों के लिए वो और ज्यादा उत्साह वाला दिन होगा। उस समय हमको बोलना नहीं पड़ेगा या आपको समझना नहीं पड़ेगा, ताली आपकी ताली बजेगी, सब ताली बजेगी। तो उसके लिए हम लोगों को प्रयासरत होने की जरूरत है, साहित्य सृजित करने की जरूरत है, अखबारों को केंद्रित करने की जरूरत है और निस्वार्थ भाव से आप सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अपना अपना पेट पालने वाला जो धंधा है, जो भी काम कर रहे हैं कि अपने लाइफ को गुजर बसर करने के लिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक अपने हिस्से की आहुति मातृभाषा के उत्थान में भी अपने हिस्से की देनी है, यानी वो भाषा के उत्थान में। बहुत सारी बातें हो चुकी है और ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता, बहुत सारे वक्ता बैठे हुए मंच पे। हमको तो ये लग रहा है कि आप लोगों को अभी तात्कालिक तौर पर हमारे जैसे जो कम पढ़ लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं हमारे जैसे, तो उन लोगों को थोड़ी छूट दे करके कि आप हो को देवनागरी में भी लिख सकते हैं, यहाँ छूट लेकर के थोड़ी सी इसको भी हो बना सकते हैं। तो एक आबादी तो यहीं बढ़ गई गंगाराम जी, एक आबादी तो यहाँ बढ़ा करके मैं जा रहा हूँ, तो ये एक छूट थोड़ी सी प्रदान कर दी जाए और अपने बच्चों को भी ये थोड़ी सी छूट दे दें कि पहली बात होती है बोलना आना चाहिए, भाषा बोलना, उसके बाद भाषा बोलना, उसके बाद पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद लिखना आना चाहिए। 3 है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो एक एक लेवल बढ़ता जाता है। तो पहले स्पीकिंग जल्दी आसानी से सीखता है, सुन सुन करके सीख लेता है, उसके बाद बोलने के बाद लिखना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना। तो पहला जो आयाम है वो पूरा करें, इसमें थोड़ी सी आपको खुलेपन की जरूरत होगी। दूसरा मुझे जो लग रहा है, आप सबको जितने भी रचनात्मक साहित्य है उसमें से जो आनंददायक सामग्री है, जो अम्यूजमेंट वाली चीजें, जो मनोरंजक सामग्री है, उन सामग्रियों को प्रसारित करने की जरूरत है। उसमें दंत कथाएं भी हो सकती है, जो दादी नानी की जो कहानी सुना रहे थे उस तरह की कहानियां भी हो सकती है, और फिल्म के जो जेन्युइन कंटेंट्स हैं वे भी, जो मोटिवेशनल चीजें, ये उन बच्चों तक अपनी भाषा में, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि पहले से उसको दूसरी भाषा में वो चीज समझे हुए हैं। तो दूसरी भाषा में समझे हुए हैं, हिंदी या इंग्लिश में समझे हुए हैं, तो वो में भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसे साहित्य को भी अपने साहित्य का हिस्सा हम बना सकते हैं। तो मूल फोकस ये है कि हम अपने साहित्य को समृद्ध करें, अपने परिवार को सशक्त करें और अपने आप को कुंठा से जो ये अभी हम लोग जो ये झिझक जो है उस झिझक से दूर करें। कोई भी भाषा, जैसे हमने शुरू में ही कहा था, कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब कोई भाषा कम महत्वपूर्ण नहीं है तो हो या हम कैसे कम महत्वपूर्ण हो सकते हैं? समान रूप से सारी भाषाएं आदरणीय है। एक भाषा समझ लीजिए कि मतलब एक जुगनू है, सारे जुगनू मिलकर के साथ जले तो पूरे संसार का अंधेरा मिट सकता है।
तो इन सारी भाषाओं को हम एक एक जुगनू मान के बोलते हैं। ये सारी समान रूप से आदरणीय है, समान रूप से प्रकाश फैलाने वाली है, सबका अपना समृद्ध समृद्ध इतिहास है। और अगर उसकी अपनी लिपि है तो है, नहीं तो देवनागरी में, रोमन में, किसी भी, मतलब वो भाषा किसी भी रूप में मरनी नहीं चाहिए। ये हम सारे प्रबुद्ध लोगों का मूल कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग तो रोजी रोटी का जुगाड़ तो कर ही रहे हो, अब कोई भूखे नहीं है हम लोग, बहुत अच्छी स्थिति में। अब पहला दायित्व बनता है हमें सांस्कृतिक संरक्षण की, अपने भाषाओं के बचाव की, और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने अपने का हिस्से का दायित्व निभाते रहेंगे और आने वाले बहुत ही कम समय में हो को 8वीं अनुसूची में स्थान मिलेगा। ऐसी कल्पना बहुत